नमस्कार। न्यूज़ रूम में इस समय मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास दो अहम जिम्मेवारी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे रखी है। वो उद्योग मंत्री जो है संभाल रहे हैं बिहार सरकार में, और इसके साथ साथ उनके पास पर्यटन मंत्रालय भी है। वो इससे पूर्व 10 साल तक अलग अलग मंत्रालयों को भी देख चुके हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास रह चुका है, शुगर कैन मिनिस्ट्री जो एक अहम मंत्रालय है बिहार में, वो भी देख चुके हैं। उनके पिता बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके चाचा जी वो भारत सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, इंदिरा गांधी सरकार में बेहद अहम मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट 2 मंत्रालय देख रहे हैं, उस मंत्रालय के बारे में उनसे हम बात करेंगे। और लगभग 1 साल का वक्त रह गया है, 1 साल से भी कम समय का वक्त रह गया है बिहार विधानसभा चुनाव का, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं नीतीश मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी, आप न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, यहाँ का एम्बियंस आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही मतलब हम लोग तो जब टीवी पे देखते हैं या अपनी मोबाइल पे देखते हैं तो कभी समझ ही में नहीं आता था कि उसके बैकग्राउंड में कितना हार्डवर्क है या कितनी बड़ी टीम लगी रहती है। तो वो आज यहाँ आके पूरे इस सेंटर को देखने के बाद समझ पा रहे हैं कि कितनी मेहनत आप लोग करते हैं लोगों तक अपने न्यूज़ को पहुंचाने के लिए। तो बहुत अद्भुत, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है आज। तो आपके पास जो है एक बेहद अहम जो है मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी जो है नीतीश कुमार ने दे रखी है, उद्योग मंत्रालय। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब 4 साल का वक्त निकल चुका है इस सरकार में, तो आप जाहिर है कि 8-10 महीने के बाद जो है जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अब तक की उपलब्धियाँ क्या है, और उसके बाद अगले हिस्से में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास जो है लगभग अब सिर्फ 10 महीने का वक्त रह गया है चुनाव का, तो जाहिर है एकदम 2020 आप खेलेंगे, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बिहार ने एक ऐसा दौर भी देखा जब हमारा विकास दर नेगेटिव में हुआ करता था। तो 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता ने अपना भरोसा उन पर जताया, और मैं भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके पहले मंत्रिपरिषद में भी मैं सदस्य था, तो बिहार को एक नेगेटिव ग्रोथ रेट से एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट की ओर वो ले गए। जहाँ एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था वहाँ पे गुड गवर्नेंस वो लाए, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिस ढंग से ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री की कल्पना तभी हो सकती है जब आपके पास कनेक्टिविटी बेहतर हो, पावर हो, तो वो सब बिहार में नहीं था। लेकिन अब बिहार एक उनके कुशल नेतृत्व में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप किसी भी राज्य से अगर आप कंपेयर करते हैं तो हम उनसे बेहतर एट पार हैं या हम उनसे बेहतर ही होंगे। पावर सप्लाई एडिक्वेट है, तो अब एक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारी औद्योगिक नीति बहुत अच्छी है। तो निवेशकों के जो रुचि है वो बिहार में हो रही है, ना सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, बल्कि अगर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं कि बड़े निवेश जिनको कहते हैं, वो भी अब बिहार की ओर आ रहा है। तो एक बदलाव ज़रूर बहुत हुआ है, और जो हम लोग का लगातार प्रयास है देश भर में विभिन्न शहरों में जाके, या जैसे अभी कल एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया जिसमें हम लोग एम्बेसडर्स के साथ, जो दूसरे देश के जो वहाँ के प्रतिनिधि, ट्रेड बॉडीज़, उनके साथ एक हम लोग ने एक इंटरेक्शन रखा। तो एक ब्रांड बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर एक जगह मैं ये कहता हूँ कि बिहार एक परसेप्शन का विक्टिम रहा है कि बिहार के बारे में लोगों ने अवधारणा बिना बिहार गए हुए लोगों ने बना रखी है। तो हर एक जगह मैं यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप निवेश बाद में करें, पहले बिहार को आइए, बिहार को देखिए, और नया और रियल बिहार जो है उसको आप स्वयं एक्सपीरियंस कीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि आज बिहार कितना बदल चुका है। आमतौर पर एक आरोप ये लगता है कि नीतीश कुमार जी लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हुआ। लगभग 2010 से और 15 के बीच में बिजली वगैरह की समस्या पूरी तरह दूर कर ली गई, सड़कों पर काफ़ी काम हुआ। लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन उस मोर्चे पे हम कुछ खास नहीं कर पाए। नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, एक तो आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की नीति 50 या 60 के दशक में रही थी, जहाँ फ्रेट इक्वलाइजेशन वाली बात थी, तो बिहार एक उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे, अब हम अभी के कंटेक्स्ट में बात करें कि निवेशक तभी आएगा जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं।
आप रूल ऑफ लॉ देते हैं, आप उनको उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड रहे, वो जब तक फील नहीं करेंगे, वो बेहतर उनका आना जाना हो सके, तभी वो अपने निवेश को करेंगे। तो बिहार ने अब वो माहौल बनाया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उसके परिणाम अब दिख भी रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम नए इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। तो पहले नहीं, जो समय हमें लगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, लेकिन आज बिहार तैयार है एक ऊंची उड़ान लेने के लिए, और बिहार में एक नया औद्योगिक युग प्रारंभ हो रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप नए युग की बात कर रहे हैं। मीडिया में भी एक नया युग जो है वो शुरू हो चुका है, सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हमारा। तो ये जो आप एरिया हमारे न्यूज़ रूम में देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब कुछ यहीं से हम जो है तैयार करते हैं, यहीं से हम चलाते हैं। और आप कुछ, ये हमारी सहयोगी है, आपके पास कोई सवाल हो जी, तो आप क्योंकि आप उद्योग मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं, तो उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। ऐसे में उद्योग के बारे में जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और पलायन करते हैं उद्योग के लिए, कि बाहर जाएंगे, यहाँ कमाएंगे और फिर उनका परिवार चलता है। ऐसे में बिहार में उद्योग को लेकर क्या काम हो रहा है? क्या कब तक बिहार में लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के पलायन की स्थिति ना हो? नहीं, ये बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है, और अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो ज़्यादातर जो बिहार के युवा हैं उनके यही प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात है, पलायन को इस ढंग से समझना पड़ेगा कि अगर बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो दुखद है। बेटर अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिलेगा, वो हर एक बार, वो हर एक समय लोग बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ना सिर्फ निवेश के माध्यम से बल्कि माइक्रो एंटरप्राइजेस भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ही अगर आप उदाहरण देंगे, तो बिहार एक वैसा राज्य है जहाँ पे सेल्फ, मतलब आप कहें कि जॉब क्रिएटर बनने की ओर लोग की दृष्टि नहीं जाती थी, जॉब सीकर ही लोग बनना चाहते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि 9,000 लोगों को हमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना देना था, और लगभग 5,40,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो एक रुझान बिहार के लोगों में भी बढ़ रहा है, और अगर एक एंटरप्राइज खड़ा होता है उस पर 10 परिवार आश्रित हो सकता है। तो हमारी जो योजना है कि हम बड़े निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं, ताकि उससे भी रोजगार का सृजन हो। निवेश आता है तो रोजगार का अवसर लाता है। उनकी जो बुनियाद है वो भी बिहार में, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उनको खाना खिलाना, उनको ठहराना, उनकी व्यवस्था करना, वो सब भी बिहार के। तो ये तो सब के सब जब बिहार के हैं, तो कोई कोटा बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? ये सब बहुत छोटा काम है और बहुत कम समय में ये किया जा सकता है। नहीं, देखिए, ये कोचिंग एक विषय है, और आप देखेंगे कि बिहार के बहुत लोग जाते हैं कोटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोटा को एक एडवांटेज था क्योंकि काफ़ी वर्ष पूर्व वो एक स्थापित हो चुके हैं, तो वो हो गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ कोचिंग की ही बात करेंगे तो हमारे यहाँ के जो प्रतिभा है, चाहे अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की ही बात करूँ, अब आज बिहार के हर एक ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप कल्पना करें कि आज से 10-15 वर्ष पूर्व इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे। आज हमारे यहाँ हर एक ज़िले में पॉलिटेक्निक्स हैं। उनको देखेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आप IIM देखें, IIT देखें, आप NIT का जो अपग्रेडेशन हुआ है आप उसको देखें, हमारे यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट के अच्छे संस्थान हैं। तो इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। वैसे दर्शकों को हम बताएं कि नीतीश मिश्रा जी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। पटना के सेंट माइकल से आपने जो है स्कूलिंग की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद लंदन से भी इन्होंने जो है वो पढ़ाई की, मैनेजमेंट किया है। US के किसी यूनिवर्सिटी से भी आपने जो है वो कोर्स किया है। तो हायर स्टडीज़ और इनका एक बाहरी एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। तो निश्चित रूप से इनके पास जो है एक अपनी समझ है। इस समझ का फ़ायदा आपको हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर मुझको लगता है कि पब्लिक डिलीवरी में चाहे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दें, जैसे अगर मैं MLA हूँ, तो उस नाते योजनाओं के सिलेक्शन में, उनके एग्जीक्यूशन में, या अगर पूर्व में मैं जिन विभागों को मैं देख रहा था या अभी मैं देख रहा हूँ, तो एक्सपोजर, नॉलेज, एजुकेशन, ये ज़रूर मैटर करता है। और जो एक आपके सोचने का दृष्टिकोण है उसको बदलता है, मिलती है। नीतीश जी, क्या आपको लगता है कि IT इंडस्ट्री के फील्ड में हम इसलिए पिछड़ गए क्योंकि हमारे पास एक बड़ा जो है इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? जैसे दक्षिण की बात हम करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो एक हिस्सा बाद में तेलंगाना हो गया, इन सब जगहों में बहुत पहले से बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस, जैसे हमारे यहाँ कॉलेजेस होते हैं वैसे इंजीनियरिंग वहाँ पे कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट्स थे।
और यही वजह है कि उनको इसका फ़ायदा मिल गया। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद जो है नई पॉलिसीज़ आई, उदारीकरण हुआ, इकोनॉमी फ्री की गई, तो इसका लाभ जो है उनको पहले मिल गया। हमारे यहाँ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। क्या लगता है कि शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं जो है हमारी जो दृष्टि थी, दूरदृष्टि जो होनी चाहिए थी, उसमें कोई कमी रह गई? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने कहा ये एडवांटेज सदर्न स्टेट्स को मिला, और मुझको लगता है कि उन्होंने स्किलिंग पे और एजुकेशन पर बहुत स्पेंड किया। लेकिन आज अगर मैं हमेशा मानता हूँ कि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन हमारा भविष्य कैसा हो हमको उस पर काम करना चाहिए। और जब हम आईटी सेक्टर में बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो हम ये मानते हैं कि अब किसी भी आईटी कंपनी को जो चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो आज बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे या सब डिवीज़न लेवल पर भी देखेंगे, तो वोकेशनल टेक्निकल कॉलेजेस अब आ रहे हैं, स्थापित हो चुके। लिपिका है ये, लिपिका आपके पास कोई सवाल है? सर, एक उद्योग मंत्री के नाते आप बहुत सारे बिजनेस कॉन्क्लेव में जाते होंगे, इन्वेस्टर्स से मिलते होंगे। आपके हिसाब से बिहार की वो स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फिर वैसे स्ट्रेंथ्स जिनके बारे में निवेशकों को पता नहीं है? थैंक यू, अच्छा प्रश्न था ये। देखिए, अगर एक निवेशक की दृष्टि से अगर आप देखें कि कोई भी निवेशक अगर कहीं निवेश करना चाहता है तो वो क्या चाहेगा, तो सबसे बड़ी बात है कि लैंड अवेलेबिलिटी, वहाँ की सरकार, यहाँ का या वहाँ का गवर्नेंस कैसा है, मतलब अगर एक शब्द में कहें कि उनके का जो निवेश है वो सुरक्षित है या नहीं। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार अच्छी है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, अगर सड़क संपर्क देखें या रेल से देखें, और अब तो एयरपोर्ट्स भी हमारे यहाँ बिहार के खुद आ रहे हैं, आसपास भी देखें, हमारी सॉइल बहुत फर्टाइल है, पानी की उपलब्धता है, और सबसे बड़ी बात मानव संसाधन जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस ढंग से अगर आप देखते हैं तो बिहार में अगर सेक्टरल पॉलिसीज़ भी हमारी है, ना सिर्फ उद्योग विभाग की, चाहे पर्यटन की या आईटी की या ऊर्जा विभाग की, तो हमारी पॉलिसीज़ भी बहुत सपोर्टिव है। और सिंगल विंडो, जब हम सिंगल विंडो की बात करते हैं तो सही मायने में वो सिंगल विंडो प्रैक्टिस में है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी भी लाई है कि जो बिहार में उद्यम लगता है, बिहार का जो प्रोड्यूस होता है उसको बिहार के प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक निवेशक को ये एक कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करता है कि अगर जो वो प्रोडक्ट वहाँ बनाएगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ जो वो मार्केट है उसमें उसकी खपत भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, जब भी बिहार आते हैं तो यही कहते हैं कि हमारा जो पूरब का क्षेत्र है, जब तक उसका पूरा विकास नहीं होगा तो ये भारत माता का जो नक्शा है, जो मैप है, वो जो है उसे संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और अभी तो आपकी ख़ास ज़रूरत प्रधानमंत्री मोदी को हो गई है, मतलब तो निश्चित रूप से ये तो आप भी कह रहे हैं कि पूरब के बिना जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसका ठीक ठाक लाभ लिया जा सकता है, सरकारी केंद्रीय मदद? नहीं, देखिए, टूरिज़्म भी, क्योंकि मैं टूरिज़्म भी देखता हूँ, तो अभी जैसे केंद्रीय बजट में जिस ढंग से अभी पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है भारत सरकार ने बिहार में, जैसे 4 बोधगया, गया, राजगीर, नालंदा को विकसित करने का, या जैसे हम लोगों ने अभी सीतामढ़ी में अभी माँ जानकी के जन्म स्थान को विकसित करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, या बिहार में अगर देखें तो हमारे बहुत लोग ये नहीं जानते थे कि बिहार में टाइगर रिजर्व भी है, बिहार में बर्ड सेंचुरीज़ हैं, हमारे यहाँ इको टूरिज़्म का स्कोप है, वाटरफॉल्स हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे ला रहे हैं। तो बिहार की संभावनाएं बहुत हैं। तो एक ये नए बिहार, जो मैं आपको अभी पूर्व में भी कहा कि एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत हो रही है। अरुण, आपके पास कोई सवाल है? हाँ सर, ये है कि सर बिहार के बारे में जब निवेशकों की चर्चा होती है तो एक होता है कि उनके मन में एक डर होता है, जो एक छवि बहुत पहले से रही है। तो एक उद्योग मंत्री के नाते आप उनको मैंने किस तरीके से समझाते हैं कि आइए बिहार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और निवेशक आराम से आए और निवेश करें? ये प्रश्न अक्सर आता है, और ये ना सिर्फ उद्योग के लिए बल्कि पर्यटन में भी। पर्यटन में मैं कहता हूँ कि अगर कोई फैमिली अपने हॉलीडेज़ को प्लान कर रहा है तो क्या वो बिहार को प्लान करता है कभी? और प्रश्न ये आता है कि वाई बिहार? तो जब वाई बिहार का बात आता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वाई नॉट बिहार। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग आप लोग हैं जो बिहार जाके आपने अपनी ये छवि बनाई है कि बिहार में कुछ बेहतर नहीं हो सकता? तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वैसे हैं जो बिहार बिना गए हुए उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया। तो उनको हम यही आग्रह करते हैं विनम्रतापूर्वक कि आप इन्वेस्टमेंट की बाद में सोचेंगे, आप पहले एक बार बिहार स्वयं आइए,
ना हो तो हम लोग को बिना बताए हुए आइए, घूमिए, देखिए और तब खुद महसूस कीजिए कि जिस बिहार की एक अवधारणा या कल्पना आपने मन में अपनी बैठा रखी है, जो रियल बिहार है, वो बिहार वैसा नहीं है। बिहार एकदम बदल चुका है और जब एक बार कोई आता है तो बिहार से उसका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। ये श्रुभि मिश्रा हैं, आप देखते होंगे, खबर पढ़ती हैं। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे बेयाडा को लेकर होगा, क्योंकि बेयाडा में बहुत सारी ऐसी रनिंग फैक्ट्रीज़ है और खासकर अगर हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भागलपुर में बहुत सारे ऐसे लूम भी हैं जो रनिंग थे, वो अब बंद हो गए हैं। और बेयाडा में बहुत सारी रनिंग फैक्ट्रीज़ भी थी जिनको अब सील कर दिया गया है। तो बहुत सारे उसके पीछे रीजंस होंगे, आई नो डैट, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, ना जो बिजनेस पर्सन है उनको किसी तरह का रेवेन्यू। तो जो जहाँ ताला बंद लग गए हैं उसको कैसे तुरंत खोले? ताला नहीं, देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सही में होना चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही हम लोग का ध्यान है कि ईज़ ऑफ एग्जिट भी होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति या निवेशक चाहता है कि नहीं अब हम अपनी इकाई को क्लोज करना चाहते हैं तो उसका एग्जिट का पॉलिसी भी सरल होना चाहिए। बियाडा क्योंकि एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिनका काम है लैंड अलॉट करना या इंडस्ट्रियल एरिया को वो मेंटेन करते हैं, तो बहुत बार अपने वो रूल्स से बंधे होते हैं कि अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में अगर आपने इकाई शुरू नहीं की या आपने बिना इन्फॉर्मेशन कराए हुए अपने नेचर आपने बदल लिया, मतलब आपने किसी एक काम के लिए लिया था, मैं ये मानता हूँ लिटिगेशंस नहीं होना चाहिए। और ये सब हमारी सहयोगी हैं जो आपके पास कोई सवाल है? सर, पलायन हमेशा से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लगभग सारे राज्य जो देश के हैं वहाँ पे बिहारी रहते हैं, तो बिहार में उद्योग धंधे बहुत बड़े नहीं हैं क्योंकि मजदूर सारे बाहर जा रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर आप आने वाले कार्यकाल में अगर आप चुने जाते हैं तो क्या प्लान है आपका? और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं या फिर आगे की क्या योजना है उनके लिए? देखिए, ये एक प्रश्न है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं उनके मन में ये प्रश्न घूम रहा है। जॉब्स कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हमेशा रहेगा, लेकिन हम काम इस ढंग से कर रहे हैं कि अगर निवेश आकर्षित होता है तो वो जॉब्स लेके आता है। तो जॉब्स अपनी जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी हमको ध्यान देना है कि अगर एक सक्सेसफुल यूनिट कोई उद्यमी खड़ा करता है तो 10 फैमिलीज़ को वो सपोर्ट कर सकता है। तो हमारी जो योजना है उस पर उस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। शिवानी, आपके पास भी कोई सवाल है? इनकी सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि छठ में घर कैसे जाए। हाँ सर, ये मतलब हमारे यहाँ पर्यटन में भी बहुत सारी जगह है जिसके बारे में बाहर के लोगों को, हम तो बिहार से हैं तो हमें पता है, लेकिन अगर बाहर के लोगों से पूछो आप उत्तराखंड गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं, तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन अगर बिहार में उनसे पूछा जाए तो उनको बहुत सारी जगह, मतलब ककोलत के बारे में अगर किसी से पूछ लो तो उनको नहीं पता होता है। तो ऐसा क्यों है सर? उस क्षेत्र में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने भी कहा कि बिहार में ऐसे जगह हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है, तो उसको हमको सामने लाना है, तो उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत ही इनोवेटिव प्रयास हमने अभी प्रारंभ किया, माई ब्लॉक माई प्राइड, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, कि हर एक प्रखंड में कोई ना कोई एक विशेष स्थान ज़रूर है। तो वो जन भागीदारी से उन प्लेसेस को हम लाइमलाइट में हम लाना चाह रहे हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे डिपार्टमेंट, तो आप डिफरेंट जो मीन्स है हमारा प्रमोशन का वो हम यूज़ कर ही रहे हैं। मुझको लगता है कि आने वाले समय में बिहार के वैसे जगह जो शायद लोग नहीं जानते हैं या नहीं जान रहे थे, वो अब उनके सामने भी आ रहा है। ऐसा है कि कई ऐसी जगह हैं, जो सवाल अभी शिवानी ने किया कि बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तो क्या उसकी कोई लिस्ट वगैरह आप लोगों ने तैयार की है जो संभावित है, जो जिसमें पोटेंशियल है पर्यटकों के लिहाज से आकर्षित करने का? नहीं, अभी मैंने जैसे आपको कहा, जैसे मेरा प्रखंड मेरा गौरव, जब हम लोगों ने उसको ऑनलाइन उसके एंट्रीज मांगनी शुरू की तो उसमें जो बिहार के नोन प्लेसेस हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया कि वो तो जगह के बारे में सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आप नई जगह के बारे में आप बताइए। तो अब हम लोग की कोशिश तो ब्लॉक स्तर तक जाने की है, और ऐसा बिहार में कौन सा प्रखंड है, क्योंकि हम लोग जब विरासत भी और विकास की भी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का एक समृद्ध हमारी संस्कृति हमारी रही है, तो वैसे हमारे प्लेसेस हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। सर नमस्ते, मैं इंद्रजीत भागलपुर से हूँ। सर, मंदार महोत्सव पर काफ़ी कुछ हुआ है, हमारा मंदार बांका में पड़ता है, प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, राजकीय मेले का दर्जा मिला है। सर, उद्योग की बात होती है तो आईटी भी उसमें आता है। कभी विप्रो जैसी कंपनी पटना में अपना सेटअप लगाने के लिए कोशिश पहले भी कर चुकी है। तो सर, अगर आईटी में चूँकि बिहार के कई लोग
बेंगलोर हैदराबाद में रहते हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना एक विप्रो जैसी है उनके कोई लिए बड़ी जगह- उनके लिए भी नहीं पटना एकदम जैसे- नहीं एकदम। और मैं मानता हूँ कि पटना में एक बहुत बड़ी संभावना है और बियाडा की ओर से हम लोगों ने कुछ ज़मीन भी चिन्हित करके रखा हुआ है और रिज़ल्ट भी आ रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही HCL टेक्नोलॉजीज़ ने शुरू किया, या अभी कंट्रोल एक्स का भी नया यूनिट, पूरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर अभी शुरू होना है। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर भी अभी पटना में, अब उन्होंने उनको लैंड हम लोगों ने अलॉट किया है। तो एक माहौल बन रहा है। वी आर अ लेट स्टार्टर, लेकिन फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, हम उसको मानते हैं। और IT का जिसका जिक्र इन्होंने किया उसमें तो बहुत संभावना है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पूल ऑफ टैलेंट है जिसको आप IT के सेक्टर में, और हमारी जो क्षमता है, आज धीरे धीरे IT कंपनीज भी रुझान बिहार की ओर करेंगे। उनको एक परसेप्शन बना हुआ था, वो परसेप्शन धीरे धीरे दूर हो रहा है और हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव कर रही है, चाहे इन टर्म्स ऑफ आप ऑप्टिकल फाइबर से लेके इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लीजिए, या रोड इंफ्रा ले लीजिए, पावर ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आ रही है। तो मुझको लगता है आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बिहार में, और विशेष तौर से पटना की जो संभावना बन रही है IT के क्षेत्र के लिए, वो आने वाले समय में एक बहुत बेहतर IT हब के तौर पर विकसित करने का हम लोग काम कर भी रहे हैं। और IT की पॉलिसी भी, IT डिपार्टमेंट अलग है, उनकी पॉलिसी एक अलग है, लेकिन IT पॉलिसी को भी जब हम डिफरेंट स्टेट से कंपेयर करते हैं, अगर हम तेलंगाना से कंपेयर करें, महाराष्ट्र से करें या UP से करें, तो बिहार जो ऑफ़र कर रहा है वो उन स्टेट से बेहतर कर रहा है। तो हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टर्स रोड शोज़ में या मीट में जाके यही बिहार के पॉलिसीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत कुछ जान भी नहीं रहे। तो मुझको लगता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, बिहार को समझ रहे हैं, तो इसमें निवेश निश्चित तौर पर आएगा। आप झंझारपुर से लगातार जो है वो चुनकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। अब तो 8-9 महीने का, लगभग 9 महीने का वक्त रह गया है, तो क्या इस बार भी आप झंझारपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो कार्यकाल शेष है, अभी तो लगातार काम कर रहे हैं, और झंझारपुर के साथ तो एक पारिवारिक संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 5वां सदस्य आप मुझे माने, और मेरी पहचान बनाने में झंझारपुर का ही योगदान रहा है। आज जहाँ भी हूँ मैं झंझारपुर के लोगों के कारण हूँ, और इस बार 2020 के चुनाव में लगभग 42,000 मतों से उन्होंने जिताया। तो जो स्नेह और प्रेम झंझारपुर से मिलता है, तो जो भी समय मिला हुआ है, तो उस समय को मैं चाहता हूं कि झंझारपुर के लिए अधिक से अधिक करूं। अभी भी 2 विभाग की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, अपने जनप्रतिनिधि से, तो उस कसौटी पर मैं खड़ा रहूं, निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहता हूं, संपर्क में रहता हूं। आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के हमारे बहुत सारे साथियों से आपकी मुलाकात हुई, उनके सवालों का आपने जवाब दिया। आप यूं ही आते रहें, जब भी आपको वक्त मिले आप आइए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी उनके बहुत सारे जो सवाल थे उद्योग मंत्रालय को लेके, पर्यटन मंत्रालय को लेके, उससे जुड़े बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उन सब के बारे में मुझे उम्मीद है उनका जवाब जो है आपको ज़रूर मिल गया होगा। तो आप यूँ ही देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।